डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पवन सीरीज के विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है यशपाल। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987-88 में लागू की गई। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री का तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों के अवगत कराना है इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है एसओपीटी कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? एसओपीटी कार्यक्रम का पूरा नाम प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? एसओपीटी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए संचालित की गई। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी थी? बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं? बेसिक शिक्षा परियोजना के कुल 3 अंग हैं। पहला है संस्थागत क्षमता में वृद्धि, दूसरा गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, तीसरा है बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया? यह दायित्व प्रत्येक जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट पर है। अगला डीपीईपी का पूरा नाम क्या है? डीपीईपी का पूरा नाम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का क्या अर्थ है? इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य केरल है। अगला प्रश्न, संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन-कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं? जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में वर्ष 2002 से संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहां से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार 35% सहभागिता देता है। अगला प्रश्न है, NPEGEL क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थित ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। अगला प्रश्न है, NPEGEL का क्षेत्र बताइए। महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकास खंड तथा चयनित शहरी
मलिन बस्तियां। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया? स्कूल चलो अभियान जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर तथा ग्राम स्तर पर आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है? 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं? बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004-5 में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को बाल श्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई? विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई? मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू की गई। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय। दूसरी विशेषता है बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। अगला प्रश्न है, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन की छूट नहीं है। अगला प्रश्न है, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में छनाई या निषेधन सिद्धांत से क्या आशय है? कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सकें। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान प्रणाली लागू की गई जो आज भी प्रचलित है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा को राष्ट्रगर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। पहली है केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला है शैक्षिक अवसरों की समानता, दूसरा केंद्र सरकार की भागीदारी। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। अगला प्रश्न है, पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों के से अवगत कराना। अगला प्रश्न है, NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या दूर करना। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय लिख दीजिए। बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना। अगला प्रश्न है, DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चों का ठहराव।
अगला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला, स्थापना किसने की? सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। अगला प्रश्न है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? सन 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति सन 1902 में भारत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1904 ई में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र कैसा हो गया? विश्वविद्यालयों का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया क्योंकि वे अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य है वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मापदंडों एवं शैक्षिक गतिविधियों के सफल एवं दीर्घकालिक परिणामपरक उत्थान को स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण को उचित माना या नहीं? शिक्षा का व्यवसायीकरण करना एवं इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना माना गया। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने क्या कहा? आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना एवं उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा? नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए एवं प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। अगला प्रश्न है, विद्यालयों की गुणवत्ता के संबंध में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? समस्त विद्यालयों की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय स्तरों पर फैली विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? आंगनबाड़ी कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाएं। अगला प्रश्न है, नवसाक्षरों के विषय में रेड्डी समितियों ने क्या कहा? नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। साक्षरता अभियान को और अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित हुई? जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण समिति अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों में सलाह देना। अगला प्रश्न है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी त्रुटि क्या है? हमारी शिक्षा में व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते या समझते हैं। अगला प्रश्न है, जिस बोझ को हम अध्ययन करना चाहते हैं वह क्या है? हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है
जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर। अगला प्रश्न है, बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है? पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया प्रतीत होता है। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा इस समय लाभप्रद है या नहीं? स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर तथा कटु अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है, हमारी परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच कर पाती है। परीक्षा के द्वारा भय उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, पी मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम को पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम एओपीटी किस वर्ष प्रारंभ किया गया? भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही आयोजित योजना को एसओपीटी के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993-94 में किया गया। अगला प्रश्न है, एसओपीटी कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कितने प्राथमिक विद्यालयों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लिया गया था? प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रतिवर्ष था एवं 1993-94 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया तथा लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना भी शामिल था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य कार्य बताइए। इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य में 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल है। अगला प्रश्न है, डीपीईपी परियोजना के 2 प्रमुख कार्य क्या हैं? पहला है भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। दूसरा, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके हौस अवरोध में कमी लाना। अगला प्रश्न है, डीपीईपी परियोजना के उद्देश्य बताइए। 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों का 100% विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराना, सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना है। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है? अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का विकास किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, संपूर्णता साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? इस अभियान का प्रेरक वाक्य है, एक पढ़ाई एक। अगला प्रश्न है, श्री रामपुर त्रिमूर्ति से क्या तात्पर्य है? श्री रामपुर नामक स्थान के 3 मिशनरी विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जोशुआ मार्शमैन श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे।
अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कब किया गया? वर्ष 1992 में इसका मूल्यांकन करके संशोधन किए गए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है, पी मोस्ट कार्यक्रम में क्या व्यवस्था की गई? पी मोस्ट कार्यक्रम में विद्यालयों के अध्यापकों के विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सभी के लिए शिक्षा परियोजना का मूल कार्य क्या है? उक्त परियोजना के मूलतः दो कार्य हैं, प्रबंधन की व्यवस्था, दूसरा अकादमिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम कब प्रारंभ हुआ? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम का प्रारंभ वर्ष 1997 में हुआ। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी सहायता से संचालित किया गया? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना राष्ट्र स्तर पर की गई। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना की संकल्पना कब की गई? इस परियोजना की संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सितंबर 2003 में की गई। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किन बालिकाओं का प्रावधान है? बालिका शिक्षा के अंतर्गत से बाहर की बालिकाओं, विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, आरंभिक बालिका शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना किसकी सहायता से चल रही है? यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निर्देशन में यह योजना 10 राज्यों में चल रही है। अगला प्रश्न है, ईसीसीई योजना के राज्यों में चल रही है? बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश कुल 10 राज्यों में चल रही है। अगला प्रश्न है, बालक का बेहद संवेदनशील व संभावना से भरपूर समय कौन सा होता है? प्रारंभ के 8 साल यानी 6 से 14 वर्ष का समय। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सी कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई? कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व जनसाधारण की शिक्षा पर किसने बल दिया? हंटर कमीशन और बुटिस्पेस ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वसुलभ बनाने का प्रथम प्रयास किसका था? 1893 में बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ का था। अगला प्रश्न है, बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ के बाद किसका प्रयास था? 1910 में गोखले ने अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रेषित किया था। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया? संविधान में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य 1950 में रखा गया। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वजन सुलभ बनाने के उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों का नामांकन, सभी बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा एक्शन प्लान 1992 में किस बात पर जोर दिया गया?
समाज के सभी वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाने पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? यह अधिनियम 25 जुलाई 1972 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 25 जुलाई 1972 को हुआ। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पका हुआ भोजन उपलब्ध कब से कराया गया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पका हुआ भोजन 1 सितंबर 2004 से उपलब्ध कराया गया। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख पक्ष क्या हैं? भवन तथा शैक्षिक संस्था को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना। अगला प्रश्न है, हमारी संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को क्या रूप दिया? अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप से देकर प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 का में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 51 का के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित होने से क्या तात्पर्य है? इस प्रणाली में गुरु का स्थान आधिकारिक न होकर मार्गदर्शक का हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस आधार पर बनी? 1993 में बनी शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट के आधार पर पाठचर्या की समीक्षा के उपरांत यह रूपरेखा बनी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, ITI 2009 अधिनियम में शिक्षक अपने दायित्व एवं भूमिका को सही ढंग से पूर्ण कर सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव के अतिरिक्त उन्हें किसी गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति के लिए शिक्षा पर किस दस्तावेज में बल दिया गया? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में इस पर विशेष बल दिया गया। NCERT का पूरा नाम लिखिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला प्रश्न है, NCERT की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1961 में NCERT की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, NCTE का पूरा नाम क्या है? यह किस प्रकार की शिक्षा पर नियंत्रण करती है? इस संस्था का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। यह अध्यापक शिक्षा के मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण, मान्यता एवं शिक्षक शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ बनाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान किस नगर में है? यह संस्थान इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शैक्षिक परामर्श एवं मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में DLED की परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व किसका है? परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा परिषद का संबंध किस कक्षा तक की शिक्षा से है? बेसिक शिक्षा परिषद का संबंध 8वीं कक्षा तक की शिक्षा से है। अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना कब हुई?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार अक्टूबर 1987 में हुई। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के शैक्षिक दायित्व कौन से हैं? प्रधानाध्यापक के शैक्षिक दायित्व हैं अध्यापन, मूल्यांकन, विद्यालय का प्रबंधन। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक दायित्व लिखिए। विद्यालय का प्रशासन, शिक्षकों का कार्य विभाजन तथा वेतन संबंधी कार्य। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत किया गया। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति के कुल कितने सदस्य होंगे तथा इनमें माता पिता या संरक्षक कितने होंगे? विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होंगे, जिसमें 11 सदस्य बालकों के माता पिता तथा संरक्षक होंगे, किंतु आधे सदस्य महिलाएं होंगी। अगला प्रश्न है, विद्यालय अनुश्रवण से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक उन्नयन हेतु किसी भी सुधार कार्यक्रम हेतु आयोजित बैठक, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, दिए गए सुझाव एवं सलाह आदि अनुश्रवण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना क्या है? विद्यालय विकास योजना वर्तमान स्थिति के सापेक्ष विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने की एक योजना है। अगला प्रश्न है, मीना मंच का गठन क्यों किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद द्वारा प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर मीना मंच का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, मीना मंच के उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य है बालिकाओं की अभिव्यक्ति क्षमता, दूसरा नेतृत्व तथा सहयोग की भावना का विकास, तीसरा है बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, चौथा रचनात्मक लेखन तथा चिंतन की आदत, पांचवा विभिन्न जीवन कौशलों का विकास, छठवां बाल एवं महिला अधिकारों का ज्ञान, सातवां बाल विवाह की रोकथाम, आठवां बचत हेतु प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक कब होनी आवश्यक है? प्रत्येक माह में शनिवार या रविवार को। अगला प्रश्न, जेंडर संवेदीकरण से क्या आशय है? हम अपनी रूढ़िवादी सोच को नहीं बदल पाए हैं। परिवार में बालक को अधिक महत्व दिया जाता है बालिकाओं की अपेक्षा। बालक की पढ़ाई, खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यही जेंडर संवेदीकरण है। अगला प्रश्न है, लिंग भेद के मुख्य कारण लिखिए। इसके प्रमुख कारण हैं बालिकाओं को वंश का वाहक न समझना, दूसरा छोटी उम्र में विवाह, तीसरा घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी, चौथा छोटे बच्चों की घर में देखभाल, पांचवा अभिभावकों की आर्थिक तंगी, छठवां बालिकाओं के लिए उदासीनता एवं उपेक्षा। अगला प्रश्न है, विद्यालय अभिलेखों का महत्व लिखिए। अभिलेखों के आधार पर ही विभाग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को भेजा जाता है। अभिलेखों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाती है, भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक। अगला प्रश्न है, श्री एन जनार्दन रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1986 की अपेक्षा नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1992 को समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन को अन्य किस नाम से जानते हैं? हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कब प्रारंभ हुआ? उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना वर्ष 2007 से प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के क्या उद्देश्य हैं? पहला है वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय में सभी बच्चों को प्रवेश करना। अगला दूसरा है सन 2007 तक सभी बच्चों
कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले। तीसरा है सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर ले। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य क्या था? सभी बच्चे 2005 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिला स्कूलों में वापस लौटे शिविर में हो। अगला प्रश्न है अव्यय का अर्थ क्या है? अव्यय का शाब्दिक अर्थ है व्यर्थता अथवा फिजूल खर्ची। शिक्षा में अव्यय का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता है जब कोई बालक किसी कक्षा या पाठ्यक्रम में दाखिला विद्यालय लेने के पश्चात उसे पूरा किए बिना बीच में छोड़ देता है तो उसे अपव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है अवरोधन का अर्थ क्या है? अवरोधन का शाब्दिक अर्थ है अवरोध अथवा रुकावट आ जाना। इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि जब कोई बालक एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय से पूरा करता है तो उसे अवरोधन कहा जाता है। छात्र के अध्ययन क्रम में रुकावट आ जाती है। भारत में इस ओर हर्टांग कमेटी ने सर्वप्रथम 1929 में हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हर्टांग कमेटी के अनुसार अवरोधन से हमारा तात्पर्य किसी बच्चे का निम्न कक्षा में 1 से अधिक वर्ष तक रोके जाने से है। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? यह अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को है। अगला प्रश्न है भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है? यह संविधान के 42वें संविधान संशोधन में है। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया के आज्ञापत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता था? कंपनी के आज्ञापत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। अगला प्रश्न है मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता है? मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण से में भाती किंतु रुचियों नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। अगला प्रश्न है वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न है यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की गईं? पहला है शिक्षक उपकरण, दूसरा कक्षा शिक्षण सामग्री, तीसरा खेल सामग्री व खिलौने, चौथा विज्ञान किट, पांचवा लघु यंत्र किट, छठवां श्रव्य उपकरण, सातवां पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, आठवां विद्यालय घंटी, नौवां संगीत उपकरण, 10वां शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन, 11 कक्षा कक्ष, 12 शौचालय, 13 चटाई, 14 कुर्सी शिक्षकों के लिए, 15 ब्लैक बोर्ड। अगला प्रश्न है पी मोस्ट का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखिए। पी मोस्ट का पूरा नाम है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। अगला प्रश्न है प्रथम चरण में डीपीईपी देश के किन राज्यों में लागू की गई? यह 7 राज्यों के 42 जनपदों में प्रथम चरण में चयनित 7 राज्य मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल। अगला प्रश्न है ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का उद्देश्य क्या था? ड्रॉप आउट की दर को
10% तक कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना। अगला प्रश्न है, ECCE शब्द संक्षेप का अंग्रेजी रूप पूरा नाम लिखो। इसका पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न है, प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू की गई? यह 38 जिलों एवं 248 विकास खंडों में संचालित की गई। अगला प्रश्न है, NCERT के प्रमुख कार्य बताइए। पहला है अनुसंधान एवं नवाचार, दूसरा है आदर्श पाठ्यक्रम, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, चौथा है अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985 में हुई। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? कलकत्ता मदरसे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के हिंदू सलाहकार तैयार करना था। अगला प्रश्न है, मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा? उत्तर है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा? इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मैकाले को भारतीय शिक्षा के इतिहास में मार्ग प्रदर्शक मानकर चलते हैं। मैकाले के विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य है। पहला है, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सका। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों में प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। दूसरा है, मैकाले के विवरण पत्र में भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने का पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। तीसरा है, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थीं। उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की जाती है। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? इस स्तर के शिशुओं को पढ़ाना, लिखना और गिनती ही केवल न सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है, सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालयों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। दूसरा है, सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लें। तीसरा है, सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। चौथा है, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। पांचवा है, 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में निःशुल्क और
अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में क्या कठिनाई क्या है? पहला है शासन की कमजोरी नीति, दूसरा राजनीतिक कठिनाइयां, तीसरा है प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपी नीति का अभाव, चौथा है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता, पांचवा है शिक्षकों का अभाव, छठवां है अपव्यय व अवरोधन, सातवां आंकड़ों में विभिन्नता, आठवां भौगोलिक कठिनाइयां, नौवां है शिक्षण का निम्न स्तर, दसवां है दोषपूर्ण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। पहला है बालिका शिक्षा को विशेष महत्व देना, दूसरा है विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, तीसरा है वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, चौथा है सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल, पांचवा है अध्यापक दक्षता में वृद्धि। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं बताइए। पहली है विशेषता, इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की प्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। दूसरी विशेषता है संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। तीसरा है यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी है। चौथा है संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों के योग से बना है जिसका अर्थ है न्यूनतम। न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। दूसरा है अधिगम। अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना, अर्थात बालक के व्यवहार से ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। तीसरा है स्तर। स्तर शब्द का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है। न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। अगला प्रश्न है महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य समानता हासिल करने के लिए महिलाओं की शिक्षा हेतु एक ऐसे माहौल का सृजन करना है जिसमें महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त अपने और अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए सशक्त बने। इस समय यह कार्यक्रम 10 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के 126 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अव्यय का अर्थ है अव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना। इस प्रकार अव्यय उम्र, श्रम, शक्ति, प्रयास तथा अभिभावकों के धन की क्षति होती है जो बालक के प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण न करने के कारण होती है। अवरोधन का तात्पर्य है बच्चों का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे-छोटे अवरोध बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते। अगला प्रश्न है हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या है? इसका सुझाव था कि लड़के लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के 2 कार्य बताइए। पहला है भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, तीसरा है विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके हास अवरोध
अगला प्रश्न है, आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी के अंतर्गत किन जनपदों का चयन किया गया था? इस योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई। इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़। अगला प्रश्न है, अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। पहला उद्देश्य है नामांकन में वृद्धि करना, दूसरा उद्देश्य है बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। पहला कार्य है प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। दूसरा है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, संदर्भिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास। दूसरा है शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की हुई। अगला प्रश्न है, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? ब्रिज कोर्स से तात्पर्य है ऐसा कोर्स जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप्ड आउट बच्चों को या ऐसे बालकों को जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। अगला प्रश्न है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 1 से सीधे प्रवेश करते हैं। कक्षा 1 से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार अनुभव नहीं प्राप्त होता है। बालकों को प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह तक की अवधि तक बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए ही की जाए, जहां वह स्वतः ही धीरे-धीरे छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। छनाई से तात्पर्य किसी द्रव का छन कर नीचे जाने से है। शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग की दी गई शिक्षा का कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचने से है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की प्रमुख संस्तुतियां क्या थी? पहला है, इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। दूसरा है, शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया और जन शिक्षा के प्रयास पर बल दिया गया। तीसरा है, शिक्षा प्राप्त के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश की गई। अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई? डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 21A में भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है? अनुच्छेद 21A के भाग 3 में अंतर्गत मूल अधिकार में निम्न बात निहित है। राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। अगला प्रश्न है, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की? कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। अगला प्रश्न है, मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है, कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। दूसरा है, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। चौथा है, इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से
दी जाती थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में छनाई सिद्धांत से क्या आशय है? शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा को कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचाने से है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन और सुधार करना था। इस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए गए और जो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव और कर्जन की शिक्षा नीति के आधार बने। इस नीति के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्त किया गया। इसके पश्चात तदुपरांत 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया? संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना एक समान होनी चाहिए। यह शैक्षिक संरचना 10+2+3 के आधार पर होनी चाहिए और इसे सभी राज्य अपने अपने यहाँ लागू कर दें। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट से प्रस्तुत की गई, स्पष्ट कीजिए। यह यशपाल समिति की रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न है, NCFTE 2009 क्या है? शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 शिक्षक शिक्षा हेतु एक नवीन दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। पहला है शिक्षक उपकरण, दूसरा कक्षा शिक्षण सामग्री, तीसरा खेल सामग्री व खिलौने, चौथा है विज्ञान किट। अगला प्रश्न है, पीमोस्ट क्या है? यह सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों के अवगत कराना है। अगला प्रश्न है, SOPT का पूरा नाम लिखिए। SOPT का पूरा नाम है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितनी प्रतिशत थी? स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 14% थी, जो बढ़कर लगभग 74% हो गई है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया? लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का उद्देश्य बताया अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय आवश्यक सुविधाओं को सुलभ कराना। अगला प्रश्न है, पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? मिड डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था। 450 कैलोरी देने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों में निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रति न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8 से 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 100 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रवेश, उपस्थित
और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करना सरकार के लिए अनिवार्य बनाता है। अनिवार्य रूप से यह अधिनियम समाज की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सभी बच्चों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित कराता है। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र 1854 को किस शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? श्री बसु ने इस घोषणा पत्र की प्रशंसा में कहा, यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है। भारत में आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास इसी से किया गया है। इस घोषणा पत्र को श्री जेम्स ने भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा है। भारतीय शिक्षा में जो उससे पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और जो इसके उपरांत हुआ वह इसी से निकलता है। इसी कारण कुछ विद्वान ने इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा। आज की यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।